नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने मिशन मौसम का किया शुभारंभ। आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज जारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मना रहा है 150वां स्थापना दिवस। जारी है महाकुंभ का पहला अमृत स्नान। अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों समेत 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी देने के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। बच्चे के अभिभावक एक एनजीओ से जुड़े जो अफजल गुरु की फांसी का कर चुके हैं विरोध। भाजपा ने कहा केजरीवाल को इस पर साफ करनी चाहिए स्थिति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जम्मू कश्मीर पीओके के बिना अधूरा। रक्षा मंत्री ने कहा पीओके में रहने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन से किया जा रहा है वंचित। भारत के बारे में फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग की भ्रामक टिप्पणी का मामला। संसदीय समिति मेटा को करेगी सम्मन। 20 से 24 जनवरी के बीच मेटा के प्रतिनिधियों को संसद में बुलाया जाएगा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मिशन मौसम की शुरुआत की। यह महत्वपूर्ण पहल भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस समारोह का हिस्सा थी। मिशन मौसम के शुभारंभ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मौसम सक्षम और जलवायु स्मार्ट भारत के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्षों के समारोह के दौरान इस ऐतिहासिक पहल का अनावरण किया गया, जो मौसम विज्ञान और जलवायु अनुकूलन में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज और आईएमडी के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। पीएम मोदी ने एक कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौसम विज्ञान किसी भी देश की आपदा प्रबंधन क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां हजारों वर्ष पूर्व भी मौसम को लेकर अध्ययन किया गया। उन्होंने बताया कि वेदों, संहिताओं और सूर्य सिद्धांत जैसे ज्योतिषीय ग्रंथों में मौसम विज्ञान पर काम किया गया था। ये मौसम विज्ञान केवल एक सेपरेट ब्रांच नहीं थी। इनमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस भी थी, क्लाइमेट स्टडीज भी थी, एनिमल बिहेवियर भी था और सामाजिक अनुभव भी थे। हमारे यहां प्लेनेटरी पोजीशन पर जितना गणितीय काम, मैथमेटिकल वर्क हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। हमारे ऋषियों ने ग्रहों की स्थितियों को समझा। हमने राशियों, नक्षत्रों और मौसम से जुड़ी गणनाएं की।
पीएम मोदी ने कहा कि मौसम विज्ञान किसी भी देश की आपदा प्रबंधन क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है। पीएम ने कहा कि अब भूकंप के लिए चेतावनी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को इस दिशा में काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह पर भारत मंडपम में आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। ये पहल केवल तकनीक और विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य नागरिकों को बदलते पर्यावरण के युग में सशक्त बनाना है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। सनातन का गर्व महाकुंभ पर्व की शुरुआत तो पौष पूर्णिमा के साथ ही 13 जनवरी को हो ही गई, लेकिन मकर संक्रांति के मौके पर आज 14 जनवरी को पहले अमृत स्नान के अवसर पर महाकुंभ का दृश्य दिव्य, भव्य और अलौकिक था। जब सनातन संस्कृति के सभी 13 अखाड़े और उनके महामंडलेश्वर के साथ नागा साधुओं ने त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाई तो वो नज़ारा अद्भुत था। प्रथम अमृत स्नान पर्व पर साधु संतों समेत 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ अर्जित किया। तीर्थराज प्रयाग में अभी सूरज की किरणें धरती को छू ही नहीं पाई थी। ठंड ऐसी कि मानो हड्डियां तक गल जाए। घने कोहरे में थोड़ी दूर तक भी देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी आस्था, भक्ति और मुक्ति की अग्नि में घुले संत, साधु और श्रद्धालुओं का जन सैलाब त्रिवेणी के संगम पर उमड़ पड़ा। मौका था महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का। यूं तो महाकुंभ की हर बात अनोखी और निराली है, लेकिन इसकी सनातनी परंपरा का एक मुख्य आकर्षण है अमृत स्नान। जब अमृत स्नान के दौरान अखाड़ों के प्रमुख महामंडलेश्वर और नागा साधु सोने चांदी की पालकियों, हाथी घोड़े पर बैठकर स्नान के लिए आते हैं तो वह दृश्य अद्भुत होता है। आम बोलचाल में इसे राजयोग स्नान भी कहते हैं। इससे प्रथम स्नान अधिकार भी कहा जाता है। अमृत स्नान के बाद ही श्रद्धालु स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ का ये स्नान जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है और समस्त पापों को धो डालता है। अमृत स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के अवसर पर जब हाथों में सनातन का ध्वज उठाए जय श्री राम और बम बम भोले का जयकार करते हुए साधु संतों का हुजूम संगम के तट पर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था मानो आकाश से देवता त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए उतर आए हैं। संगम तट पर वह नजारा बेहद भव्य, दिव्य और अलौकिक था। जैसी की परिपाटी है, महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान सबसे पहले अखाड़े के महंत और नागा साधु स्नान करते हैं। उसके बाद श्रद्धालु उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पहले अमृत स्नान की शुरुआत श्री पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े के संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ हुई। दोनों ही अखाड़ों के साधु संत मंगलवार सुबह 6:15 पर संगम घाट पर पहुंच गए थे। सबसे पहले उन्होंने ही स्नान किया। पंचायती निर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं ने भाला, त्रिशूल और तलवारों के साथ अपने शाही स्वरूप में अमृत स्नान किया। इसके बाद बारी बारी अन्य अखाड़े और उनके साधु संतों ने अमृत स्नान किया। अमृत स्नान के लिए हर अखाड़े को 40-40 मिनट का समय दिया गया। अमृत स्नान का अर्थ है कि वृष राशि में बृहस्पति का आगमन हुआ है और मकर राशि में सूर्य और चंद्र का आगमन हुआ है। जब ये 12 वर्ष के बाद योग बनता है तो अमृत योग होता है। गंधर्व किन्नर सब ने डुबकी लगाई है। भारत का मंगल हो, इस बात के लिए हमारा स्नान है। अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त करने के लिए संगम के त्रिवेणी तट पर लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्नान कर श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था को नया आयाम दिया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाट पर ही अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना भी की। 44 साल बाद जो पड़ रहा है, इसका बड़ा महत्व है। उसी महत्व को देखते हुए आज पूरा संसार के भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बहुत आनंद की अनुभूति हुई है और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो 2012 में हमने महाकुंभ कुंभ देखा था यहाँ पे 2012-13 में, जब इतनी गंदगी रहती थी और आज पल पल पे यानी कि सफाई है।
ये सबसे बड़ा सनातन के लौटने का एक सुयोग्य अवसर आया है और इसके पात्र हैं योगी जी और मोदी जी। अमृत स्नान के लिए देश और दुनिया से आए भक्तों और श्रद्धालुओं में काफी उल्लास देखने को मिला। पवित्र स्नान का यह दृश्य भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई को दर्शाता है। पहले अमृत स्नान पर तीर्थराज प्रयाग में एकता का महाकुंभ नजर आया। आस्था का ऐसा संगम उमड़ा कि रेत तक नजर नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आपको सीधे महाकुंभ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अजय मिश्र वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजय, 144 साल बाद अगर हम आपकी बात करें तो आपने कई सारे कुंभ देखे हैं, अर्ध कुंभ भी देखे हैं। आज क्या कुछ माहौल था, हमारे दर्शकों को बताइए दिन भर। और अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है, करीब 3.5 करोड़ लोग आज वहां पर पहुंचे थे। क्या कुछ, किस तरह का माहौल है, दिखाइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अपने कैमरा सहयोगी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे दृश्य दिखाएं। और जिस तरह से आपने कहा कि आज 3.5 करोड़ लोगों ने अब तक स्नान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, मुझे याद आता है मौनी अमावस्या का दिन 2019 में अर्ध कुंभ में, तब 5.5 करोड़ का आंकड़ा दिखाई दिया था। आज लेकिन पहले दूसरे ही दिन ये जो आंकड़ा 3.5 करोड़ का पहुंचा है, मुझे लगता है कि ये नए कीर्तिमान बनाता हुआ नजर आएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं चंद्रशेखर, इस वक्त मैं यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा बनाए गए चंद्र द्वार पर खड़ा हूं और भगवान चंद्रदेव का समुद्र मंथन के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। भगवान सूर्य देव का समुद्र मंथन के साथ बहुत गहरा संबंध है। बृहस्पति और शनि, इन चारों का ही बहुत ही गहरा संबंध है और इसी वजह से 4 स्थानों पर जहां जहां अमृत की बूंदें छलकी, हम समुद्र मंथन के बाद, अमृत निकलने के बाद आज वहां पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। और हम बार बार ये दर्शकों को बता रहे हैं कि 144 वर्षों के बाद ऐसा सुयोग आया है, लेकिन ऐसा सुयोग कब आएगा वो हम आपको बात बताएंगे। लेकिन आंकड़ों के जरिए हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये बदलता हुआ भारत है और यहाँ कुंभ की धरती से विश्व को यही संदेश जा रहा है कि ये ऐसी संस्कृति है जो विश्व कल्याण में यकीन रखती है, जो समरसता में यकीन रखती है। यहाँ पर आकर के हर आमुखास एक हो जाता है, गंगा के तट पर कोई बंटता नहीं है। इसलिए इसी भारत के संगम को भी हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है, भारत को एक बनाए रखना है। यही संदेश पूरी दुनिया को आज के दिन गया है। अजय, अगर हम बात करें 3.5 करोड़ लोग एक दिन में एक जगह आ जाएं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया में तो कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 3.5 करोड़ है। तो ऐसे में वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, एक तरह की परीक्षा होती है प्रशासन की। क्या कुछ आप कहेंगे, क्या कुछ देखा आपने? तो अभी तो ये शुरुआत है, सिर्फ 2 दिन हुए हैं। अभी आगे आगे देखिए कि 45 दिनों में क्या होता है। अमेरिका की जनसंख्या, ब्रिटेन की जनसंख्या, इटली की जनसंख्या मिला लीजिए तो भी उतने लोग, उससे ज्यादा लोग इस कुंभ में केवल स्नान करने के लिए आएंगे, और वो भी एक नए 3 महीने पहले बनाए गए एक नए जिले में। आप समझिए कि इतने 3 देशों की जनसंख्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर केवल 3 महीने पहले एक जिला बनाया गया है। सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने किसी भी तरह की शिकायत की हो। और यहाँ पे व्यवस्थित तरीके, ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा लेसन है। मुझे लगता है कि इसको विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाएगा और दुनिया भी अब शायद मान रही है कि केवल 25 लाख लोग तो कल्पवास कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल हो चुकी है। कल्पवास यानी दुनिया से बिल्कुल दूर, भगवान के बिल्कुल नजदीक। 30 दिनों के लिए आपको न कोई स्वाद का भोजन करना है, न कोई ऐसी व्यर्थ की वाणी बोलनी है, न किसी के दिल को दुखाना है, न किसी की वस्तु को हाथ लगाना है, न पैर ऐसी जगह जाए जहां नहीं जाना चाहिए, न ऐसे खाना खाना है जो नहीं खाना चाहिए। तो बिल्कुल यहां से जो उत्तरायण का मतलब ही यही होता है, चंद्रशेखर जी आप तो बेहतर जानते हैं कि आपके अंदर अब सद्गुणों का विकास शुरू हो गया है, दिन बड़ा होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये देवताओं के दिन की शुरुआत होती है। रात्रि खत्म हो गई मकर संक्रांति के साथ ही। तो भगवान सूर्य नारायण हमें यही संदेश दे रहे हैं कि चरय वैति लगातार आप चलते रहिए। और मार्तंड भगवान हमें बार बार यही कहते हैं कि अपनी ऊष्मा सब पर समान रूप से बरसाइए, उसमें कोई छोटा या कोई बड़े का भेद नहीं करना है। और यही सरकारों को, यही देशों को, यही प्रदेशों को, यही राज्यों को, यही जिलों को यह संदेश भगवान सूर्य नारायण अनादिकाल से देते आ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अद्भुत है। और कल्पवास उसकी
उसका आनंद तो आपको यहाँ पर आकर के ही उठाना पड़ेगा, शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर जी, अजय, अगर हम 144 साल बाद के इस महाकुंभ की बात करें तो कई सारे लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, और लोग क्या कुछ कहते हैं? ये जो महाकुंभ है 144 साल बाद जो हो रहा है, इसको लेकर के लोगों में कितनी जागरूकता है, क्या कुछ लोग कहते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा है कि 144 साल के बाद जो महाकुंभ हो रहा है उसका तथ्य ये है। और रहस्य की मैं बात आपको बता दूं, चूंकि आपने प्रश्न पूछा है, तो रहस्य जो अभी मुझे पता चला वो ये है कि ये सुयोग आएगा मौनी अमावस्या के दिन। आज के दिन ये सुयोग नहीं आया है। उस वक्त क्या सुयोग आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी खुलासा नहीं करूंगा। लेकिन 144 वर्षों के बाद जो सुयोग आएगा वो आएगा 29 जनवरी मौनी अमावस्या को। इसको आप लिख के रख लीजिए, और उस दिन जो आएंगे उनको मिलेगा 144 वर्षों के बाद जो आने वाला ग्रह नक्षत्र की स्थिति है उसका पुण्य फल। हालांकि आप इस वक्त मेरे ख्याल से 800 किलोमीटर दूर दिल्ली के स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन अगर आप हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव इस तरह से बोल भी देते हैं तो भी आपको यहां पर स्नान करने का फल मिलेगा, क्योंकि 1200 किलोमीटर तक की सीमा तय की गई है कि अगर कोई मां गंगा का नाम लेकर के पुकारता है, अपने घर में भी स्नान करता है, तो उसे उसी फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये प्रयागराज की भूमि तीर्थराज है, यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने यज्ञ किया। उसके बाद राम जी ने जब अवतार लिया तो वनवास के दौरान यहाँ पे महर्षि भारद्वाज के यहाँ पर रुके, वापस आते समय पुष्पक विमान को यहाँ पे उतारा। भगवान के बाद श्री हनुमान जी का और भरत जैसे भक्त शिरोमणि के चरण यहाँ पर पड़े। उसके बाद तमाम संतों की श्रृंखला चली आई, जिसमें आदि शंकराचार्य ने एक ज्ञान के दिग्विजय यात्रा के दौरान एक ज्ञान के प्रमुख केंद्र के रूप में इस सूचना यहाँ पर कई सारे स्मारक हैं जो इसकी गवाही देते हैं। उसके बाद रामानंदाचार्य जो कि वैष्णव परंपरा से है, वो खुद यहाँ पर प्रयागराज में पैदा हुए थे। वल्लभाचार्य की तपस्थली है। आप महावीर का नाम लीजिए, गौतम बुद्ध जी जो कि बौद्ध धर्म से आते हैं, जो ऋषभ देव जी जो कि पहले तीर्थंकर कहे जाते हैं, सभी की तपस्थली रही है। ये प्रयागराज भूमि है तपस्या की, ये प्रयागराज भूमि है त्याग की, समर्पण की। और जो आपने शुरुआत में प्रश्न किया था कि ऐसा कैसे होता है, इतने सारे लोग कैसे आते हैं, एक ही श्लोक में तुलसीदास जी ने कहा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांत स्थमीश्वरम। जब तक आपके अंदर भवानी रूपी श्रद्धा और भगवान शिव रूपी विश्वास नहीं आता है, तब तक आप अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को नहीं देख सकते। तो ये श्रद्धा और विश्वास है, यही दोनों शक्तियां, यही भगवान शिव और मां पार्वती की शक्ति भक्तों को शक्ति देती है और यहां पर आने के लिए विवश करती है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद अजय, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज रख के जश्न मनावांगे, लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने 8 जनवरी को भेजे ईमेल को लेकर जांच की तो एक नाबालिग का पता चला जिसने मेल भेजा था। किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि और साजिश के पहलू को जांचने के लिए पुलिस ने उसकी प्रोफाइलिंग की। इसमें पता चला कि उसके माता पिता में से एक का संबंध एक संगठन से है जिसके तार एक एनजीओ से जुड़े हैं। प्राथमिक जांच के अनुसार इस एनजीओ का एक खास राजनीतिक दल से गहरा नाता है। इसने कई मुद्दों पर उस दल का समर्थन किया और संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की वैधता पर भी सवाल उठाए थे। पुलिस का कहना है कि अभी आगे की जांच होनी है। अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कम से कम 7 बार ऐसे धमकी भरे ईमेल भेजे थे। 8 जनवरी को जो ईमेल आई थी उसमें कुछ हमको ऐसी टेक्निकल विंडो मिली जिससे कि हमने एक जुवेनाइल को ज़ीरो इन किया। उसकी जांच करने के लिए हमने इसके जो जुवेनाइल था उसके परिवार की बैकग्राउंड की प्रोफाइलिंग की। उसमें पता चला कि इसके एक अभिभावक जिस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर एक एनजीओ भी
उसके डीप कनेक्शन पाए गए थे। और इस एनजीओ को जो हमने प्रिलिमिनरी अभी तक जांच की है उसमें पाया है कि वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से उसके डीप कनेक्शंस हैं और बहुत सारे मुद्दों पर वो उस पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करती है और साथ में जैसे अफजल गुरु की हैंगिंग है उसकी भी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन इत्यादि उठाती है। तो इसका अभी ये हमारी प्रारंभिक तौर पे अभी जांच है और इसका अभी और आगे गहन जो है इन्वेस्टिगेशन भी बाकी है। वहीं दिल्ली के स्कूलों में मिल रही धमकियों पर दिल्ली पुलिस की प्रेस वार्ता के बाद अब भाजपा ने आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी पर देश विरोधी संगठन के साथ संबंध होने का आरोप लगाते हुए पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से सफाई देने की मांग की है कि अगर अल्पवयस्क बच्चे ये कर रहे हैं तो ये जो भी सो कॉल्ड एनजीओज वो देश के नौनिहालों के मन में किस प्रकार का जहर भर रहे हैं। इसलिए हमें इन सारी चीजों का सीधा, स्पष्ट और सपाट जवाब आम आदमी पार्टी से चाहिए कि इस प्रकार की जो घटना हुई उसमें जो लोग संलिप्त हैं उनसे आपका क्या संबंध है। आपकी मुख्यमंत्री के परिवार तक से वो लोग संबंधित रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधियों का समर्थन किया था। आपने टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वालों की, चूंकि दिल्ली में सरकार थी, तो महीनों तक आपने अदालती कार्रवाई को रोक के रखा था। इसलिए आज सीधा सवाल है, आम आदमी पार्टी का उनसे संबंध प्रतीत होता है। इसी के साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर देश विरोधी संगठन के संबंध रखने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली समेत पूरे देश के लिए खतरा बताते हुए हर बार विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया। दिल्ली में जब जब विधानसभा चुनाव होने लगते हैं उससे पहले दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली को डराने और दहलाने की कोशिश करना। आज जो जांच दिल्ली पुलिस की वक्तव्य से पता चलता है, जुवेनाइल को आगे कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है। वहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कई आपत्तिजनक पोस्ट किए हैं। इन पोस्ट को लेकर ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीरों के साथ एआई तकनीक इस्तेमाल कर वीडियो से छेड़छाड़ करने का आरोप आम आदमी पार्टी पर है। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट शेयर किए हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव प्रचार में पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के सरकारी वाहन के इस्तेमाल को लेकर आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आतिशी के खिलाफ दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष केएस दुग्गल की शिकायत को संज्ञान में लेकर चुनाव आयोग ने गोविंदपुरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। चुनाव आयोग की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। आतिशी पर निजी काम के लिए सरकारी वाहन के उपयोग करने का गंभीर आरोप है। साथ ही ये भी आरोप है कि आतिशी ने पीडब्ल्यूडी की गाड़ी से प्रचार की सामग्री कालकाजी विधानसभा के गोविंदपुरी में आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक पहुंचाने का काम किया। कालकाजी जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ होने वाली परीक्षा पे चर्चा को लेकर इस बार भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका अंदाजा चर्चा से जुड़ने के लिए अब तक हुए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन से लगाया जा सकता है। परीक्षा पे चर्चा का हिस्सा बनने के लिए इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों ने अपना पंजीकरण कराया है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक पंजीकरण की समाप्ति के बाद रिकॉर्ड 3.5 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछले साल 7वें संस्करण में 2 करोड़ 26 लाख पंजीकरण हुए थे। रजिस्ट्रेशन कराने वालों में बड़ी संख्या में विदेशी छात्र भी शामिल हैं। पंजीकरण अब समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्लेखनीय पहल परीक्षा पे चर्चा परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने का तरीका सिखाती है। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री परीक्षा से जुड़े छात्रों के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी छात्रों को कैसे बिना तनाव और दबाव के परीक्षाओं में शामिल हों, इस पर भी बात करते हैं। पीएम का छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा का ये 8वां संस्करण है। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। पिछले साल 7वें संस्करण में 2 करोड़ 26 लाख पंजीकरण हुए थे। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने मीडिया के सरकारी नियंत्रण की धारणा को खारिज किया है। पांचजन्य की 78वीं वर्षगांठ पर आयोजित नींव और उड़ान कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम सरकार से संबंधित खबर को पूरी प्रामाणिकता और बिना किसी दबाव के साथ जनता तक पहुंचाते हैं। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जाहिर है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी को एक एक्सेस ज़रूर है सरकार के लिए, और उस एक्सेस का लाभ उठाते हुए जो सरकार से संबंधित खबरें हैं वो हम ज़रूर जनता तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि इतने दिनों में कभी हमको ऐसा बताया गया हो कि आप ये खबर चलाओ, ये खबर ना चलाओ, या ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब चाहे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के मामले में हो, चाहे डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में हो, मुझे तो या मेरी टीम को कभी भी जो है वो इस तरीके का कोई कहीं से दबाव नहीं है कि आप ऐसा करिए। तो सरकार की तरफ से जो स्वायत्तशासी संस्था की भावना है उसका भी पूरा सम्मान रखा जा रहा है, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रसार भारती, जो कि संसद द्वारा एक पारित कानून के तहत जिसका गठन किया गया है, तो वो संसद की भावना का भी उल्लंघन ना हो पाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।